ठीक है, क्या पूछते हैं आप? जी सर। सर, पहली से 8वीं क्लास तक जो एजुकेशन हमारी होती है उसमें जो मोस्टली टीचर एक्टिव होता है या पैसिव होता है, और ऑनवर्ड्स मतलब यूनिवर्सिटी तक इनका प्रोग्रेस एक्टिव या पैसिव होता है, ये थोड़ा सा है। मैं भी यही बात कर रहा था कि जी। रिकमेंडेड जो चीज़ें हैं वो और हैं, जो एक्चुअल है वो और हैं। रिकमेंडेड तो यही है कि पहली से 8वीं तक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम होना चाहिए, 8वीं से ऊपर जो है वो लर्नर सेंटर क्लासरूम होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो पहले दिन से जो चूँकि जो छुटे हुए स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ पे तादाद ज़्यादा है, टीचर कम है, रिसोर्सेज की कमी है, वहाँ पे तो हमारा बच्चा जो प्रेप में है उसको भी टीचर सेंटर ही क्लासरूम का सामना करना पड़ता है, और उसको बाद में भी सब्जेक्ट सेंटर और टीचर सेंटर का सामना करना पड़ता है। अदरवाइज जो एजुकेशन तो ये कहती है कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर या लर्नर सेंटर ही होनी चाहिए। तो एक्चुअल चीज़ें और हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो यही है कि चाइल्ड सेंटर हो और लर्नर सेंटर हो। बाद में लर्नर लर्नर सेंटर हो जब बड़ी क्लासों के अंदर, और निचली क्लासों के अंदर चाइल्ड सेंटर हो। ओके, चले आगे। जी सर, थैंक यू। ओके सर, अब ये लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात है, जो लोग इस ग्रुप के अंदर स्पेशल वाले हैं वो इन चीज़ों को बेहतर जान सकते हैं, कि इनके जो है ना वो क्या बेस्ट इसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन हो सकती है। मैं आपको थोड़ी सी जो है वो एक्सप्लेनेशन ये नहीं दूंगा, जस्ट मतलब की हद तक कि ये वाला जस्ट जो पेपर के अंदर सिर्फ ये टर्म पूछ लेता है कि डिस्ग्राफिया क्या है, डिसकैल्कुलिया क्या है। ये जो जनरल के पेपर हैं उनके अंदर जस्ट ये टर्म का मतलब पूछ लेते हैं, तो इससे क्या है, तो वो मतलब यहाँ तक मैं बता दूंगा, लेकिन इसके बैक से क्या रीजन है ये जो स्पेशल एजुकेशन वालों ने इन चीज़ों को पढ़ा होता है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली होता है ना कि जिसके अंदर किसी काम के करने की सलाहियत यानी बाकियों से कम होती है, वो डेफिशिएंसी होती है उसके अंदर, कि वो उस तरह उस काम को नहीं कर सकता जैसे वो बाकी लोग काम कर सकते हैं। और ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है इसके अंदर जो फैक्टर होता है वो उसका न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यानी उसकी दिमाग की वजह से उसके अंदर ये जो है डिफिशियंसी पाई जाती है मोस्टली, ठीक है। और इसके अंदर हम देखते हैं ये डॉक्टर समुअल केर, साइकोलॉजिस्ट ने फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी उसने इसके ऊपर काम किया था, डॉक्टर समुअल केर ने। उसके बाद भी, अच्छा आप कुछ इसकी टाइप्स के हवाले से बात करते हैं। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कहते हैं कि वो बच्चे जिनको रीडिंग जो है ना वो उसके रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम इन रीडिंग प्रिंटेड आर रिटन मटेरियल, यानी उनको जैसे वो फॉर एग्जांपल जो है वो फाइंड ये है कि वो बड़े स्लोली जो है वो रीड करते हैं। उनको स्पेलिंग के अंदर मसला होता है, वो इधर उधर स्पेलिंग कर देते हैं पढ़ते हुए लिखते हुए, और लेटर्स और वर्ड जो है उनकी पहचान उनको नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों को छोटे पढ़ा रहे होते थे तो वो अब बे को किसी और तरह लिख देना, जीन को उल्टा लिख देना, इस तरह करके उनके अंदर जो है वो पाई जाती है डिसलेक्सिया। उनको रीडिंग करने के अंदर उनको मसला होता है। सर वो मूवी भी तो थी एक तारे जमी पे, हाँ उस जी। बच्चे को यही मसला था। वो पी दोबारा को देख लीजिए। 9 समझता था और उसको 6 को वो 9 को 6 समझता था, इस तरह से। जैसे ही अब हमारे जब स्कूल के अंदर छोटे बच्चे होते हैं उनको भी यही होता है कि वो गिनती जो है ना उल्टी, उनको कितनी दफा समझाएं वो उल्टी गिनती लेके आ जाते हैं। यानी कि दो का रुख दूसरी तरफ होता है, तीन का रुख इस तरफ, और उन्हें पता नहीं होता राइट से शुरू करना है लेफ्ट से शुरू करना है, इस तरह के मसले होते हैं। तो ये चीजें चलती हैं छोटे बच्चों के अंदर, स्कूलों के अंदर। डिसकैल्कुलिया वो होते हैं जिसके अंदर बच्चों को मैथ के अंदर इश्यूज फील होते हैं, यानी वो नंबर को जो है ना वो पहचान नहीं पाते, आगे पीछे कर देते हैं। ये नंबर को जो जमा तफरीक ज़रब तकसीम है इनका जो है वो कंसेप्ट नहीं रहता, टाइम डेज डेट वगैरह इसके उनको मसले हैं। डिसकैल्कुलिया यानी मैथ के साथ इसका ताल्लुक है। अच्छा, इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटी डिसग्राफिया की बात करें तो डिसग्राफिया वो होती है जिसके अंदर लिखने के अंदर मसला होता है, यानी उनकी राइटिंग जो है वो हैंड राइटिंग ऐसी है, जैसे मैंने कहा राइट से लिख लेते हैं या लेफ्ट से लिख लेते हैं या वर्ड को उल्टा लिख लेते हैं। तो वो या चीज को प्रॉपर देख के कॉपी करना उनके लिए मुश्किल होता है। स्पेलिंग के अंदर उनको स्पेलिंग समझ नहीं आती, स्पेलिंग क्या है, आर्डर वगैरह चेंज कर देना, हैंड राइटिंग जो है वो क्लीन ना होना। तो डिसेबिलिटी डिसग्राफिया के अंदर राइटिंग के मुतालिक आएगा। डिस्प्लेक्सिया के अंदर होता है कि जिनके अंदर उनकी जो फिजिक बॉडी है
बॉडी की मूवमेंट के ऊपर उनको कंट्रोल नहीं होता। यानी वो उनके अगर खानी कोई चीज़ है तो वो हाथ किसी और चीज़ को मार बैठेंगे, यानी उनके अपने मसल के ऊपर, अपने बॉडी की मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। अपनी उनका जो बैलेंस होगा, यानी सीधे खड़े होना, उनसे सीधे खड़े नहीं हो सकते। वो यानी कि अपनी बॉडी के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल नहीं होता, और किसी को जैसे आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, कोई चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते, फाइन और ग्रास्प मोटर्स जो है वो उनको सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो समटाइम वो ट्रिपल स्पीकिंग क्लियरली स्पीक बोल भी नहीं सकते। तो ये आते हैं डिस्पैक्सिया के अंदर। उसके बाद है जी डेफिशिएंट हाइपर, ये नकल वो होते हैं जो जिनको सुकून नहीं आता। वो बच्चे जो है हाइपर प्रॉब्लम, यानी ऐसे बच्चे जो किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, और अथरे बच्चे कहते हैं। ना वो आराम से बैठ सकते हैं, ना कोई एक काम उनके जिम्मे लगाओ तो वो एक काम की बजाय कोई और काम कर रहे होते हैं। हाइपर एक्टिव होते हैं, समटाइम ये बहुत जीनियस होते हैं, और बहुत जल्दी अपना काम करके ये फिर दूसरों के लिए मसले खड़े कर देते हैं। और यानी कि कोई स्कूल से ऑर्गेनाइज नहीं रह सकते, ये कोई स्कूल स्टे नहीं कर सकते, अपनी डेली एक्टिविटीज से हट के काम कर रहे होते हैं। तो ये होती है हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इस तरह ऑडिटरी डिसऑर्डर ये सुनने से मुतल्लिक है कि डिफिकल्ट इंडिविजुअल इंटरप्रेट, जो बात सुनी है उसको इंटरप्रेट करना इनके लिए मुश्किल होता है। जो बात स्पोकन लैंग्वेज को, और यानी ये बात को जो है वो सही तरह सुन नहीं सकते या उसको समझ नहीं सकते, और इसके स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जिससे अंडरस्टैंडिंग उनकी, इसके अंदर मसला आ गया, टेंशन नहीं ले सकते, इस तरह के मसले होंगे। इसके अलावा विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होगा, जिसके अंदर देखने का मतलब होगा इसी तरह ब्रेन एबिलिटी टू इंटरप्रेट विजुअल इंफॉर्मेशन, जो चीज इंफॉर्मेशन उनको दिखाई गई है उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। स्किपिंग वर्ड, स्किप लाइन, नॉट कॉपी एक्यूरेटली, यानी वो लाइन को स्किप कर देते हैं, कॉपी नहीं कर सकते, वर्ड को स्किप कर देते हैं, ये उनके अंदर स्किप नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अगली है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल सोशल स्किल, स्पेशल अवेयरनेस एंड विजुअल स्पेशल रीजनिंग। तो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये बच्चे जो हैं वो नॉन वर्बल, यानी ये बच्चे कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते किसी को, और ट्रांसलेशन लेट, वेरी लेट, ट्रांसलेशन बड़ी मुश्किल से करते हैं। और ये कुछ डिसबिलिटीज थी, कुछ वो पहले जो तीन चार है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्पेजिया, इस तरह की जो है वो दो चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जी कुछ मुख्तलिफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन पाकिस्तान की बात करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो पहले मैं थोड़ा उधर से जो बातें मैंने लिखी हैं उसके हट के मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूँ, फिर हम उन बातों को देख लेंगे जो उधर लिखी हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ECE, ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा 1998 के अंदर इसको कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो शुरू की जाए। फिर इसके 2009 के अंदर इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया। 2009 की पॉलिसी के अंदर मेन एजेंडे में शामिल थी कि हमें छोटे बच्चों की तालीम जो है, जो बड़ी नर्सरी, छोटे 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, इनकी तालीम के ऊपर कायदा लेवल पे इसकी पॉलिसी भी दी गई। फिर 2017 के अंदर प्रॉपर पंजाब के अंदर इसको लाजिम करा दिया गया, हर स्कूल के अंदर एक EC रूम जो है वो गवर्नमेंट को उसकी पॉलिसी दी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के तमाम जो स्कूल हैं इस वक्त उनके अंदर एक EC रूम है। चाहे वो एग्जिस्टिंग रूम के अंदर इन्होंने EC के लिए किट प्रोवाइड की, उनको पेंट के लिए पैसे दिए, उनको प्रॉपर जो जो दीवारें हैं या कमरे की उनके ऊपर उस तरह की डिजाइनिंग, यानी बच्चों के लिए अट्रैक्टिव माहौल पैदा करने के लिए फंडिंग भी दी गई, और कमरे कहीं से बना के भी दिए गए। तो ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का 98 में बात हुई, 2009 की पॉलिसी में अंदर सेंट्रल ने पॉलिसी दी, 2017 के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाया। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कौन सी होती है? 3 से 6 साल तक होती है, यानी 3 साल से ज़्यादा और 6 साल जो है वो उससे कम, 3 से 6 साल के दरमियान की जो बच्चे की तालीम है उसको। अच्छा, ये 25A आर्टिकल 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 25A आर्टिकल है, जिसके अंदर फ्री एजुकेशन फ्राम 6 क्लास टू 10th क्लास, फ्राम 6 ईयर टू फ्राम ये है 6 to 12 क्लास और 10th क्लास और 16 ईयर्स, यानी 6 साल से लेकर, सॉरी, ये जो 25A आर्टिकल है ना, इसके अंदर कहा गया पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास तक 6 साल की उम्र से लेके 16 साल की उम्र तक जो है बच्चों के लिए तालीम मुफ्त की जाए। ठीक है, ये बात इसके अंदर की गई थी।
इसके बाद इसके अंदर और क्या है जी, हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं ना, ये तीन है। इस्लामिक भी चल रहा है जो ट्रेडिशनल है, फॉर्मल जो स्कूलों के अंदर चल रहा है, और इलीट जो अमीर लोग हैं उनके लिए। लेकिन अब बहुत से सिस्टम बन चुके हैं। अब तो यहाँ पे हाई एक्सट्रीम किस्म की एलीट होती है, फिर उसके नीचे वाली एलीट, और हम लोग जो है वो सबसे नीचे कहीं आके बचते हैं जो जिसके लिए। तो यही यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत से स्टैंडर्ड बन गए हैं तालीम के। अच्छा, परी रेक्विजिट क्या है इसी के लिए? यही है कि जो स्टाफ होना चाहिए वो बड़ा ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, इसको पेडागोजी की नौ हो होनी चाहिए, और होलिस्टिक डेवलपमेंट चाइल्ड के मतलब वो जानता हो। ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों को दिया जाए क्लासरूम में जो कंडूसिव इन्वायरमेंट हो लड़ने के लिए, यानी वैसा इन्वायरमेंट जो पढ़ाई के लिए बड़ा सूदमंद हो। अच्छा, इसके अलावा डेवलपमेंट कितनी होती है बच्चों की? फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसको छोड़ दें बस। अच्छा, ये कुछ मैंने 15-20 में क्वालिटीज लिखी हैं, ये मैंने खुद से सोच के लिखी थी कि जो कौन सी स्ट्रेटजीज, बल्कि मैंने देखी भी थी, ऐसे नहीं है कि मैं को बड़ा एजुकेशनिस्ट हूँ। ये स्ट्रेटजीज आप टीचिंग ईसी ईसी के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? टीचर को जो है वो स्लोली से, यही चीजें मुझसे ना अक्सर दोस्त पूछते हैं, सर जी पेडागोजी हमें बता रहे हैं, पेडागोजी करनी है। देखिए, यही सारी पेडागोजी है। पेडागोजी तो क्या, बच्चों को पढ़ाना। तो ये जो इसी है, यही बच्चों को पढ़ाना है। अगर यही बातें हैं, जो 10-15 पॉइंट है, आप इसको अपने जहन में रख लेते हैं ना, आप कुछ ना कुछ इस काबिल हो जाते हैं कि आप पेडागोजी के सवाल हल करने के काबिल हो जाते हैं। तो क्या है कि टीचर जो छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बड़े पास लेके बड़े सुकून से ठहर ठहर के बात करें। वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट के साथ खेले, यानी वो चीजें जो मौजूद हों, उन चीजों की एग्जाम्पल दें बच्चों को उन चीजों की एग्जाम्पल ना दी जाए जो चीजें मौजूद ही नहीं है। यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो है ना, उनकी बातें ना की जाए, बल्कि जो चीजें सामने मौजूद हैं, जिन चीजों की रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल है, उस तरह की मिसालें दी जाएं। बच्चों को ऐसी हर चीज जो मौजूद है कमरे के अंदर, उसके लेबल लगाए जाएं। डोर है, विंडो है, फलां चीज है, फलां बुक है, हर चीज का इस तरह बताया जाए, लेबल लगाया जाए, ताकि बच्चों को वो चीज जो है वो याद करनी ईजी हो। बच्चों के साथ कन्वर्सेशन की जाए, उनको बच्चों को बोलने दिए, फ्रीली बोलने दिए, उनको उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, उनको थॉट एक्सप्रेस करने की मुकम्मल इजाजत दी जाए। बच्चों को गार्डनिंग में लगाया जाए कि नेचर के साथ खेलें, आज दरख्त लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, उनको पानी देते हैं, गोडी करते हैं, इसकी तरफ लेके आया जाए। बच्चों को खेलने की इजाजत दी जाए कि वो सारे बल्कि टीचर उनके साथ मिलके खेलें, और वो खेल खेल के अंदर एक्टिविटीज करें। इसके अलावा बच्चों को कॉन्टेंट जो सिखानी है वो सिखाई जाए कि मिल के दरख्त गिनते हैं, आज आज पौधे गिनते हैं, चलेगी आप वो पूरी क्लास की काउंटिंग करके लेकर, इस तरह बच्चों को जो है काउंटिंग सिखाई जाए, जिसके अंदर उनका दिलचस्पी पैदा हो। इसके अलावा रूटीन जो है वो नहीं होनी चाहिए छोटे बच्चों के लिए, यानी मैं आऊँगा सुबह ये काम करूँगा वो नहीं, रूटीन से हट के चीज़ होनी चाहिए। हर चीज़ को जो है ना, जो रूटीन होती है ना, ये एक इनसिक्योरिटी होती है, इन बच्चों को रूटीन से हट के काम करवाना चाहिए। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। आर्ट का टाइम होना चाहिए कि ये जो बच्चे होते हैं ना, जो पेजेस की वजह से कहते हैं आर्ट करो, चलो कलरिंग करो, तो इससे क्रिएटिविटी बच्चे की बढ़ाते हैं, बच्चे को जो ना वो रंग भरने की या इस तरह की इजाजत होनी चाहिए। नए जो अल्फाज हैं उनको बच्चे के सामने बड़े आसान तरीके से समझाया जाए। बॉडी लैंग्वेज कैसे एक्सप्रेस करना है और अच्छे अंदाज से बच्चों को पढ़ाया जाए। बच्चे और अपने दरमियान कुछ ना कुछ स्पेस भी रखी जाए, ना को बहुत ज़्यादा हो ना कम हो। फन एक्टिविटीज होनी चाहिए, बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। यूनिसेफ जो है उसमें इंटरनेशनल यूनिट जो ये यूनिसेफ है, जो हमें इसी की ग्रांट मिलती है, यूनिसेफ देती है। यूनिसेफ जो है उसका बेसिकली ये क्या है कि यूनाइटेड नेशन फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ स्टैंड करता है। और ये बच्चों की जो इनके अंदर मुख्तलिफ एनजीओ काम करती हैं, जो इसी और इस तरह के प्रोग्राम के लिए जरूर जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं उनके फंडिंग देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो यूनिसेफ है, ये फंडिंग किन को देती है? ये यूनिसेफ, यूनेस्को, रुबानी फाउंडेशन, दुबई केयर, ऑक्सन, यूरोपियन यूनियन, सारे फंडिंग करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती आगा खान को फंडिंग करते हैं। अच्छा, इसी जो है वो मार्टिन लूथर किंग ने 1500 के अंदर इस चीज़ का जो है ना वो पहले इसका नाम दिया था कि इसी बारे में बात की थी। 1970 से 80 में जीन पियाजे ने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया, और बल्कि जीन पियाजे ने इसको ECCE के नाम से, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात की थी। यानी ये ECE के कंसेप्ट 1500 में मार्टिन मार्टिन लूथर किंग जो था उसके दौर में ये बात हो गई थी। लेकिन 1970-80 के अंदर प्रॉपर इसके ऊपर जो अच्छा काम किया वो जीन पियाजे ने किया, और जीन पियाजे ने इसको ECCE के नाम से भी कहा दिया था, ठीक है। और इसके तरह वैसे 1970 के अंदर कच्ची क्लास के लिए जो है ना वो पहले दफा कहा गया कि कच्ची क्लास को 3 साल से 6 साल तक जो है वो कच्ची प्री प्राइमरी क्लास होनी चाहिए। इसके अलावा 2001 के अंदर इसको एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म किया हमने, ESR 2001 से 2005 के अंदर 1998 की पॉलिसी को एक्सपेंड करते हुए ESR की बात की गई थी, उसमें भी बच्चों की तालीम के हवाले से बात हुई थी।
इसके अलावा हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन चल रही है बच्चों के लिए, इसमें नर्सरी है, किंडरगार्टन, प्री स्कूल, मॉन्टेसरी, प्राइमरी एजुकेशन, थोड़े बहुत फर्क के साथ ये अपने इनके अलग से एजुकेशन निज़ाम है। और बाकी बस इसके 2007 के अंदर मुशर्रफ दौर में अंदर कहा गया था, इसके ऊपर जो बड़ा सीरियसली 2009 के अंदर भी इस पर, इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई थी। और इसके साथ ही MDG और SDG यानी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल जो है ये 2000 के अंदर दिए गए थे। और ये टोटल 8 गोल थे, और जिसके अंदर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है, यही अर्ली एजुकेशन की बात हुई थी तो ओवर दूसरे दूसरे पॉइंट के अंदर। फिर 2015 के अंदर जो है वो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए, और इसके अंदर जो क्वालिटी एजुकेशन की बात 4 नंबर पे हुई है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बातें होंगी। टीचर ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। टीचर अगर ट्रेन होगा तो वो अच्छी इसी ही करवा सकेगा, इसी को पढ़ा सकेगा। इस तरह के प्यारे प्यारे रूम्स होते हैं, डेकोरेटेड रूम्स होते हैं, जिनके अंदर जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। अच्छा जी, ये आप देख लीजिएगा ज़रा, ये मेरी MDG और SDG की बात, ये मैंने वैसे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ पे भी है, इसको देख लीजिएगा। ये मुनव्वर साहब, सर टीचिंग टेक्निक और टीचिंग स्ट्रेटजी में थोड़ी सी निशानी लगवा दें कि ऐसे फर्क होता है इसमें। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एजुकेशन स्ट्रेटजीज, एजुकेशन टेक्निक, एजुकेशन मेथड और एजुकेशन टैक्टिक्स। जरा वो आपके जेहन के अंदर है इसका बेसिक कंसेप्ट? जी सर, बाकियों का तो है सर, जब ऑब्जेक्टिव आती है ना तो टीचिंग टेक्निक और टीचिंग स्ट्रेटजी मिक्सिंग हो अच्छा, जाती है, पहले बात बस सुनिए। इसी में थोड़ा सा जी जी, डिफरेंस। मैं बताता हूँ। जहाँ बात आए ना बहुत ब्रॉडर वे के अंदर, यानी एक बंदा अभी घर बैठा है टीचर, वो वहां पे बैठ के प्लानिंग कर रहा है कि कल मैं क्लासरूम में जाऊंगा, मैं क्लासरूम के अंदर पहले ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाऊंगा, पहले इस तरह सवाल करूंगा, फिर मैं ये चीज़ पढ़ाऊंगा, फिर मैं ये चीज़ पढ़ाऊंगा, इस मेथड के जरिए पढ़ाऊंगा, इस मेथड की के लिए मैं ये टेक्निक इसके अंदर यूज करूंगा। अब मेथड क्या होता है? मेथड होता है कि बच्चों को पढ़ाने, या फिर लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड। अब टेक्निक क्या हो? टेक्निक मैंने बताया था, टेक्निक बहन है मेथड की, और टैक्टिक्स बहन है, या टैक्टिक्स स्टूडेंट है, ये बहन कह लें, उसकी है स्ट्रेटजी की। अच्छा, अब वो टेक्निक वो होगी कि उस लेक्चर मेथड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं थोड़े से उससे बच्चों से सवाल जवाब भी ले लूंगा, ये टेक्निक हो जाएगी उसके अंदर। टैक्टिक क्या है कि सारी प्लानिंग जो मैं करके गया हूँ, बच्चे आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, अब मैं बच्चों को अपने टैक्टिक्स के जरिए, चले बच्चों हम खेलते हैं, खेल खेल में उनको मैं अपने सारे वो एजेंडा जो मैंने तय किए हुए थे वो कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ा टर्म है, जब चीज़ों को ओवरऑल देख रहे होते हैं, चीज़ों के ईच एंड एवरीथिंग जीरो से लेके एंड तक देख रहे होते हैं, लास्ट तक चीज़ों को देख रहे होते हैं, मुकम्मल कंप्लीट प्रोसीजर प्रोसेस को देख रहे होते हैं, तो उसे हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। ठीक है, मिलिट्री टर्म है, यानी ओवरऑल हमारी जंग जीतने की प्लानिंग क्या है, तो वो स्ट्रेटजी होता है। और टेक्निक्स जो होती हैं वो होती हैं जो हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं हमारे मेथड को पायदार, शानदार, अच्छा बनाने के लिए। थोड़ी सी समझ आइए। जी सर। चलें, ये चीज़ें चलती रहती हैं इंशाल्लाह। एजुकेशन को पढ़ते रहे ना तो ये इतने दर खुलते रहेंगे ना चीज़ें वाकई के। देखिए यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, अगर तो आप लोग टीचर हैं, बाय प्रोफेशन टीचर हैं, कोई किसी प्राइवेट इदारे में पढ़ा रहा है, कोई सरकारी इदारे में पढ़ा रहा है, या आपको आप समझती हैं कि मैं जिंदगी में एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, मुझे और कोई काम नहीं आता, जैसे मैं समझता हूँ कि मैं एक निकम्मा इंसान हूँ, सिवाय टीचिंग के मुझे कुछ नहीं आता, तो मैंने अपना सब कुछ टीचिंग में लगा दिया। अगर आप भी अपने आप को समझते हैं कि आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, तो फिर आप इस सब्जेक्ट के ऊपर अपना जान लगा दें, तन मन धन लगा दें, ये सब्जेक्ट आपकी ज़िंदगी बना देगा। कम से कम एक अच्छे टीचर बन जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी बड़ी मुतमईन होकर गुजार सकेंगे कि अल्लाह, मैंने अपनी मुकम्मल सलाहियतों का इस्तेमाल किया। और आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा अपने पढ़ाने के अंदर, जब आपको सारी टीचिंग मेथडोलॉजीज और टीचिंग टैक्टिक्स और टेक्निक से पता होगा, तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, मुतमईन नफ्स, मुतमईन वाली ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अच्छा जी, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो है वो एजुकेशन सिस्टम बहुत सारे चल रहे हैं जी। जैसे हमारे पास ये होता है जी, मैडम नाजिया। सर बाकी कल के लिए छोड़ दें कुछ। अच्छा, चलिए ठीक है। असल था मेरे इरादा कि कल हम साइकोलॉजी ख़त्म कर दें, लेकिन अगर आज हम यही रुकते हैं। हाँ देखिए, बात आपकी ठीक है, मैं तो बड़ा आज फ्रेश बैठा हूँ, और क्योंकि मैं पानी की बोतल साथ रख के बैठा हूँ, और मैंने आज एक्टिविटीज तलाश की हुई थी कि मैंने सोना लेकिन नहीं सर है। आज हम थक गए हैं ना, चलिए आज हमने ठीक है। काम बहुत किए हैं, मैंने और ठीक। नाजिया ने। हमने आज ढेर सारे कपड़े धोए हैं। सर मैं तो कहूंगा आप कंटिन्यू करें, आप फ्लो में हैं और नहीं माशाल्लाह भाई, चीजें समझ मेरे में आ भाई रही हैं। बात सुने। ये जो सर ने टेक्निक और टैक्टिक बताई है ना, सर से पहले ये समझना है कल
ये किसकी बहन है और किसका भाई है। आज मेहरबानी करें, हम फीमेल्स हैं, हमारा और भी बहुत मसाइल होते हैं, चले कल तो करते हैं, कुछ नहीं आप जा तो रहा अभी। मेल हैं। अभी सिंध वालों का भी पेपर का प्रॉपर डेट शीट कोई नहीं आई, और जो पंजाब वाले हैं वो भी कोई नहीं आई। और मेरा भी कोई ऐसे रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि मैंने 25 तारीख इस सेशन के एंड तक कहा हुआ था, तो कोई 1 2 4 दिन ऊपर हो गया तो मेरे लिए मसला नहीं होगा। कोर्स हम इंशाल्लाह जो हमारा डिसाइडेड है कोर्स हम कंप्लीट करेंगे, ऐसी चले बात नहीं। सही है। ठीक है लेकिन कोर्स। लेकिन अच्छा सर सर, नेक्स्ट अभी संडे तक। सर रिसेंटली मेरा एक इंटरव्यू हुआ था इंस्पेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस में। तो उन्होंने, मेजर जनरल थे एक, तो उन्होंने 2 क्वेश्चन किए कि आपने बीएड और ये तो एमएड ले किए। जाओ। मैंने हाँ। तो उन्होंने एक ये- 2 सवाल किए कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है। मैंने उसका जवाब दिया तो वो मुतमईन हुए। लेकिन एक और सवाल उन्होंने किया कि जो करिकुलम जो है, शायद कोई अभी जो मिक्सचर बना है उसका, वो क्या है, मतलब कोई एसएलसी पॉलिसी बनी है। सिंगल नेशनल करिकुलम की बात इंटीग्रेटेड, चलेगी। हाँ, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड नहीं, कोई ऐसा ही क्वेश्चन था, मुझे समझ में नहीं आया। एसएलसी तो बहरहाल नहीं मैंने था। उस उन्होंने, जी नहीं नहीं सर, उन्होंने को करिकुलम या कुछ ऐसा ही कुछ क्वेश्चन किया था। मुझे भी सर मतलब वो इंटीग्रेटेड ही टर्मिनोलॉजी होगा वो या जहन कोर्ट में ऑफ नहीं आ रही। हार्ट होगा। चले जो भी वो है। मुझे याद आएगी तो मैं आपसे। जी चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। तो ये रिकॉर्डिंग कल तक आपको मिल जाएगी आज वाली। मजीद जो है वो कल बाकी अल्लाह जो हाफिज रिमेनिंग टॉपिक सर। उन पे डिस्कशन करेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर।